मुझे नाचो बच्चों नाचो, नाचो रे नाचो, खुशखबरी। पूरा पेपर लाया हूँ, पूरा पेपर लाया हूँ तुम्हारे लिए। पूरा पेपर लाया हूँ बच्चों, पूरा पेपर। तो बच्चों आप देख सकते हो कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर के जो जो प्रश्न आने वाले कल के पेपर में, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। खुल के नहीं बोल सकता हूँ, तुम समझदार हो ना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल पेपर में, सब काम छोड़ दो, पूरी पढ़ाई सब छोड़ दो। सबसे पहले जो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ, उन प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी के साथ और बिल्कुल अच्छे से समझ लो। फिर जब ये प्रश्न पूरे समझ करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो तुम अपनी तैयारी कर रहे हो उनको करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के भरोसे बैठ जाओ, लेकिन फुल गारंटी आएंगे पेपर में। सबसे पहले इन प्रश्नों को समझ लो, तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, निशान लगा लो, लिख लो क्वेश्चन को, फिर उसके बाद फिर अपनी तैयारी करते रहना। मज़ा आएगा बिल्कुल आज की वीडियो में। ये पूरे मैंने कॉपी में लिखा हूँ बच्चों, कॉपी में लिखा हूँ, है ना। वो हल्की सी राइटिंग को छोड़ो तुम। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव भूगोल से क्या आशय है। दूसरा, लिंग अनुपात क्या होता है, इसे कैसे मापा जाता है। तीसरा, प्रकृति के मानवीकरण का वर्णन करो। चौथा प्रश्न, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। पांचवा प्रश्न, जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है। छठवां प्रश्न, आमूलवादी विचारधारा क्या है। सातवां प्रश्न, मानव का प्रकृतिकरण को समझाइए। आठवां प्रश्न, काल खहोज से क्या आशा है। नौवां प्रश्न, गांव से शहर में अधिक लोग क्यों रहते हैं। 16वां प्रश्न, अंकीय विभाजन क्या है। 17वां प्रश्न, बाजारी सब्जी कृषि और नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों लगाई जाती है। 12वां, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न आप देख सकते हो, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न, विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व होता है। 15वां प्रश्न, बस्ती की परिभाषा लिखो, मानव विकास को परिभाषित करो। अगला प्रश्न, खनन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। 17वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आपको यहाँ पर कारक बताना है। इसके बाद फिर 18वां प्रश्न आपका आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। 19वां प्रश्न, वाणिज्य पशुधन क्या है। और 20वां प्रश्न, स्मार्ट सिटी क्या होती है। अब इसके पूरे के पूरे आंसर आप समझोगे, पूरे निकाल के लाया हूँ, बुक से निकाला हूँ तुम्हारी। मैंने कोई ये पूरा बुक से निकाल के लाया हूँ। कहाँ से निकाल के लाया हूँ, बुक से, है ना। तो आपको क्वेश्चन आया था, वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है समझाइए। तो आप देख सकते हो वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है, अच्छे समझना। वाणिज्य पशुधन पालन क्या पढ़ रहे हैं हम, वाणिज्य पशुधन पालन हम पढ़ रहे हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, पशुधन का मतलब होता है गाय जानवर, सुअर, मुर्गा मुर्गी, मतलब पशु को पालना। सुअर भैंसा को पालना, भैंसी को पालना, गैया को पालना, ये सब होते हैं आपके पशुधन पालन। अब वाणिज्य का मतलब होता है इनको हम व्यापार के लिए पाल रहे हैं, हम इनको रखने के लिए नहीं पाल रहे, बल्कि हम इनको व्यापार के लिए पाल रहे हैं। किसके लिए, व्यापार के लिए पाल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। अब आप देखिए, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य पशुधन का पालन करते हो मतलब कि आप पशु को पालते हो, ले जा करके बेच देते हो। आपने बकरी पाले और बकरी को ले जाकर आपने बेच दिए, है ना, तो उसको हम बोलेंगे वाणिज्य पशुधन पालन अधिक प्रधान है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। जो पश्चिम के देश होते हैं, जो अमेरिका वाले देश और जो अंग्रेज लोग के देश हो गए, वहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन बहुत प्रचलित है। एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के जो आपके फार्म होते हैं, जो खेत होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ये जो फार्म होते हैं विशाल क्षेत्रफल फैले होते हैं। कहाँ फैले होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल क्षेत्रफल में फैले होते हैं, है ना। इंसान नई ज़मीन खरीदता है और उसमें खाली वो जो ज़मीन जो खरीदता है वो गैया ढोर बच्चा पशु को पालने के लिए ही खरीदता है। एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है चराई को नियंत्रित करने के लिए। अब जो चराई है,
चराई को नियंत्रित करने के लिए खेत में हम क्या करते हैं, खूब सारा हमने चारा लगा दिए और भैया चराई हमारे कंट्रोल में रहे तो भैया हम बीच में बाण लगा देते हैं और एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अब मान चलिए कि आप किस वाणिज्य पशुधन पालन में किस प्रकार से चराई होती है, आप लोग को यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि बच्चों आपका ये हो गया आपका खेत है ना, इसको आपने यहाँ पर खाने बना दिए ना। अब यहाँ पर पूरे पूरे जानवर लोग को घुसेड़ दिए। अब पूरे जानवर लोग यहाँ की घास खा के चर के ख़त्म करता है, फिर वो उनको आपने यहाँ पर लादा है, तब तक कि यहाँ की घास उग जाएगी। फिर यहाँ की घास चरेंगे तब यहाँ दोनों घास उग जाएगी। तो उसे घूम घूम करके वो चरते रहते हैं। कौन? अपने पशु लोग बेचारे, जानवर लोग बेचारे, है ना। गैया लोग चलती चरती रहती है। क्या करती रहती है? चरती रहती है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास खत्म हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। जितना मतलब कि हम उतने ही पशु रखेंगे जितना कि मतलब कि हम उनको खिला सके, जितने पशुओं को हम चारा डाल सके, और चारा डाल करके जितने को हम खिला सके, हम उतने पशुओं को हम क्या करते हैं? पालते हैं। ज़्यादा पशुओं को हम नहीं पालते हैं, हम उतने ही पशुओं को पालते हैं जितने पशुओं को हम चारा खिला सकें। अब आप देख सकते हैं वाणिज्य पशुधन पालन जो होती है, देखिए ना, ये एक विशिष्ट प्रकार की गतिविधि है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। गैया है तो गैया पालेंगे, बकरी तो बकरी पालेंगे। अब क्या क्या पालते हैं? प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गैया बैल एवं घोड़ा ये सब पाले जाते हैं। अब इनसे जो प्राप्त जो मांस होता है, जो खाल होती है और जो ऊन होता है, जो ऊन प्राप्त होगा, मांस प्राप्त होगा, जो खाल प्राप्त होगी, है ना, ठीक है, उसको हम करेंगे। देखिए उन सब को हम मांस को, ऊन को, जो खाल होती है उनको हम वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद करके विश्व के बाज़ारों में हम उसको बेच देते हैं। क्या कर देते हैं? हम उसको बेच देते हैं। पशु फार्म में मतलब कि जो आपके खेत वाले जो खेत होते हैं में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करते हैं। मतलब पूरा वैज्ञानिक आधार पर, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम जानवरों को यहाँ पर पालते हैं। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर रखा जाता है। पशु लोग मतलब बच्चा कैसे पैदा कर, मतलब प्रजनन पर रखा जाता है, जानने के सुधार पर रखा जाता है, बीमारियों पर नियंत्रण रखा जाता है एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया बच्चों आपका वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आएगा पेपर में, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसको तो रट्टे ही लो भैया, जो मैं बता रहा हूँ उनको याद कर ही लेना, इनको किसी भी हाल में मत छोड़ना। ठीक है, आप कहाँ पूरे दुनिया में कहाँ पाले जाते हैं आप देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। अब आपका बच्चों एक क्वेश्चन है, पेपर में आएगा बिल्कुल। आपका क्वेश्चन क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। किसी भी स्थान की जो जनसंख्या होती है, किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर कम लोग रहते हैं। तो जनसंख्या, क्वेश्चन क्या है आपका? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, पेपर में आएगा बिल्कुल, आईएमपी है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए, है ना, आप कॉपी में लिख लीजिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब इसका उत्तर देखिए आप, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ना। तो मतलब जनसंख्या वितरण मतलब कहीं कहीं पर भैया ढेर भर की जनसंख्या पाई जाएगी और कहीं कहीं पर कोई काला कुत्ता नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जनसंख्या वितरण के कारण कारक निम्नलिखित है ना। पहला आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में पहला आपका जल की उपलब्धता। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से, आजकल की बात नहीं, प्राचीन काल से जब आदि मानव लोग का युग था उस समय की भी बात है ना, जहाँ कहीं पर भी पानी उपलब्ध होता था, जहाँ कहीं पर भी नदी उपलब्ध होती थी, वहाँ पर सभ्यता का विकास हो जाता था। जहाँ कहीं पर भी नदी होती थी, नदी के किनारे लोग अपना घर बनाकर रहते थे, क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जल। जल मतलब होता है पानी। तो आदमी कहाँ रहेगा? आदमी जहाँ पर नदी रहेगी, नदी के किनारे पर रहना पसंद करता है, क्योंकि नदी के आसपास जब जंगली जानवर पानी पीने के लिए आए तो अपन ने जंगली जानवर को मार के खा गए। पानी को पानी भी मिल गया, खाना को खाना भी मिल गया, पेट भी भर गया, टनान पानी भी पी लाए और टनटना के सो गए, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है ना। तो जल की उपलब्धता, है ना। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जो जल होता है, जो पानी होता है, वो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं। अतः लोग उन क्षेत्रों में रहने की इच्छा करते हैं जहाँ पर जल यानी पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है भैया।
अब जल मतलब पानी का उपयोग हम पीने के लिए भी करते हैं, नहाने के लिए भी करते हैं, भोजन बनाने के लिए भी करते हैं, साथ साथ पशु, फसल, उद्योग और नौका संचालन में भी करते हैं, नाव वगैरह चलाने में भी करते हैं। यही कारण है कि नदी घाटी या बिस्बे का सबसे सघन बस्ती क्षेत्र है। जहाँ कहीं पर भी नदी होगी वहाँ पर आदमी लोग जरूर रहेंगे, क्योंकि नदी के किनारे इंसान घर बना करके रहता है ना। तो नदी के किनारे इंसान क्या करता है, रहना पसंद करता है। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरा कारक क्या है, भू आकृति। दूसरा कारक आपका क्या है, भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है जमीन की आकृति। आप मुझे ये बताओ, आप कहाँ रहना पसंद करोगे? क्या आप कोई पहाड़ में रहना पसंद करोगे? क्या आप पर्वत पर रहना पसंद करोगे? नहीं। इंसान कहाँ रहना पसंद करता है? जहाँ की जमीन समतल होती है, मतलब कि प्लेन होती है। जहाँ की जमीन समतल होती है, जहाँ की जमीन प्लेन होती है, आदमी वहाँ पर रहना क्या करता है, पसंद करता है। जहाँ की जमीन समतल होती है, जहाँ की जमीन प्लेन होती है, आदमी वहाँ पर रहना पसंद करता है। तो बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भू आकृति भी जो होता है दूसरा पॉइंट, वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया आपका क्या, नदी, और दूसरा हो गया आपका क्या, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। लोग कहाँ रहना चाहते हैं? ऐसी जगह जो कि समतल होती है वहाँ पर रहना चाहते हैं, जो मंद ढाल होती है वहाँ पर रहना वो चाहते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे क्षेत्र फसल के उत्पादन, अब जो समतल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर फसल का हम उत्पादन भी कर सकते हैं, सड़क का निर्माण भी कर सकते हैं, और उद्योग के लिए अनुकूल भी होते हैं। पर्वत के क्षेत्र और पहाड़ी के जो क्षेत्र होते हैं, अब मान लो पर्वत वाले स्थान पर, तो देखो जहाँ पर समतल जगह होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे और पहाड़ वाले क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। वहाँ पर आप एक सामान को, परिवहन का मतलब होता है आना जाना, आप एक सामान को दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। ये वाले क्षेत्र अनुकूल होते हैं क्या? नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का जो मैदान हो गया वो समतल है, विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। जबकि जो हिमालय पहाड़ है, हिमालय सबसे विरल का मतलब होता है वहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, और सघन का मतलब होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं। तो आपकी जो भू आकृति होती है, जो ज़मीन की आकृति होती है, वो भी आपकी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जहाँ की ज़मीन अच्छी रहेगी, समतल रहेगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, और जहाँ की ज़मीन पर्वत वाली रहेगी, पठार वाली रहेगी, वहाँ पर कोई रहना पसंद करता है क्या? नहीं करता है। अगला आप देख सकते हो, पेपर में आपको लिख के आना, ठीक है? पूरे याद कर लो, रट लो बिल्कुल। 100 में से 80 नंबर, 100 में 100 नंबर आना चाहिए। इसका कारण क्या है बच्चों? क्योंकि आप लोग को ना आईएमपी क्वेश्चन मिल गए हैं। आपकी किस्मत अच्छी कि आप लोग को आईएमपी क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो इसको ऐसा रट लो कि बिल्कुल 100 में 100 नंबर आए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इतना याद करने के बाद फिर आपको अपनी तैयारी भी करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला होता है आपका जलवायु। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका जलवायु देखो, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु में मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। आदमी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है, बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है, तो आदमी वहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करेगा। और जहाँ पर बिल्कुल मरुस्थल मतलब कि यहाँ पर गर्मी रेत ही रेत है, वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करता है। ये कैसे होते हैं? असुविधाजनक स्थान होते हैं। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र, कौन से क्षेत्र? सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी, आप देख सकते हो, जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या। इंसान कहाँ रहना पसंद करता है? आदमी ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ की जलवायु सम होती है, मतलब कि वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, और ना ज़्यादा बरसात होती है, सब कुछ मीडियम होता है। इंसान वहाँ पर रहना पसंद करता है। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं, वहाँ की जो सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में, मतलब कि ये कैसे बसे हुए हैं? सघन बसने वाले आपके क्षेत्र हैं। अगला आपका यहाँ पर भैया मृदा है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। आदमी कहाँ रहना पसंद करेगा? जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जहाँ पर हम फसल को आसानी से उगा सकते हैं, इंसान वहाँ पर रहना पसंद करेगा। आप मन से भी इसको लिख के आ सकते हो ना, कि नहीं? पूरा तो आपको पता ही ऑलरेडी है ना, समझ बस लीजिए आप एक बार। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए एवं इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदा में हम खेती कर सकते हैं, गहन कृषि कर सकते हैं। क्या आप भारत है ना, खेती कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर आपका इतना आंसर, ठीक है। अब जनसंख्या वितरण को आर्थिक कारण, आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित कारक, है ना, धन से संबंधित कारक। आप देख सकते हो, अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से होते हैं? पहला कारक होता है आपका खनिज। पहला कारक होता है बच्चों आपको खनिज। खनिज का मतलब जो होता है,
जहां पर खनिज का मतलब समझिए, देखिए जहां पर खनिज, खनिज किसको बोलते हैं? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर जो लोहा निकालते, जमीन के अंदर से जब हम सोना निकालते हैं, जो हम पेट्रोलियम निकालते हैं, हम तांबा निकालते हैं, कापर निकालते हैं जमीन के अंदर से, उसको हम खनिज बोलते हैं। तो जिस जगह पर खनिज पाया जाता है वहाँ पर फैक्ट्री लग जाती है और वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भैया वहाँ से सोना निकाल रहे तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, है ना। तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योग को आकृष्ट करते हैं। तो जहाँ पर खनिज होती है वहाँ पर कई सारे लोग जाकर के उद्योग लगा देते हैं, मतलब कि फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं। वहाँ पर खनन चलता है, खनन का मतलब होता है खुदाई। क्या होता है? खुदाई। वहाँ पर खुदाई चलती है, खुदाई। वहाँ पर क्या चलता है? मतलब खनन चलता है ना। और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करते हैं। और वहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधि चलती है, वहाँ पर जो फैक्ट्री वगैरह चलती है, उससे रोजगार मिलता है, लोग को काम मिलता है। तो जब लोगों को काम मिलता है भैया, तो इंसान वहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं, और वहाँ पर सब लोग जाकर के बस जाते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका अच्छा उदाहरण है। मतलब जहाँ पर खनिज रहेंगे वहाँ की जनसंख्या कैसी रहती है? सघन रहती है। कैसी रहती है वहाँ की जनसंख्या? सघन रहती है। अगला है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला पॉइंट यहाँ पर आपका क्या है? नगरीकरण। अगला यहाँ पर आपका क्या है? नगरीकरण। नगरीकरण मतलब कि जो नगर होते हैं, नगर में इंसान रहना पसंद करता है। अब नगर में क्यों जाता है इंसान? क्योंकि भैया नगर में इंसान को रोजगार मिल जाता है, इंसान को काम धंधा करने के लिए मिल जाता है, कई सारी मतलब कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, है ना। तो नगर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है, इसलिए कई सारे गाँव के लोग भी मतलब कि रोजगार पाने के लिए, काम धंधा करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नगर में चले जाते हैं। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधित सुविधाएं और परिवहन का मतलब होता है मतलब गाड़ी मोटर और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते को नगर। अच्छी नागरिक सुविधाएं और नगरीय जीवन के आकर्षक लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। लोग बाग चाहते हैं कि भैया हम अच्छा जीवन यापन करें, हम अच्छी जगह में रहे, इसलिए इंसान गांव छोड़कर कहाँ जाता है? शहर में रहने के लिए वो जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है। प्रवास का मतलब होता है जब इंसान एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। और नगर के आकार बढ़ जाते हैं। नगर के आकार क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विश्व के जो बड़े बड़े नगर होते हैं, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े क्या होते हैं? आपके नगर होते हैं, ये क्या करते हैं भैया? लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला है आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती है, जहाँ पर कई सारी कंपनियाँ लगी होती है, इंसान वहाँ पर रहना पसंद करता है। कि आपका यहाँ पर अगला कारक क्या? औद्योगिकरण। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आपका अगला कारक होता है औद्योगिकरण। मतलब कि जहाँ पर औद्योगिक पेटियाँ जो होती है, जहाँ पर उद्योग होते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ वगैरह लगी होती है, वहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर लोग बाग काम धंधा करने के लिए चले जाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें से केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि अब कहीं पर फैक्ट्री चालू हो गई, तो फैक्ट्री चालू हो गई तो भैया लोग बाग को लाने ले जाने के लिए भैया वहाँ पर क्या होगा? परिवहन, मतलब कि परिवहन बस चलना चालू हो जाएगी। फिर दुकान बैठ जाएंगे, दुकानदार लोग बैठ जाएंगे। वहाँ पर कौन बैठ जाएंगे? काम धंधा करने वाले कौन बैठ जाएंगे? दुकानदार बैठ जाएंगे। काम धंधा करने वाले कौन बैठ जाएंगे? वहाँ पर दुकानदार लोग बैठ जाएंगे। वो लोग वहाँ पर जाकर करेंगे एक प्रकार का काम धंधा, वो करेंगे वहाँ पर जाकर के क्या करेंगे? वो लोग वहाँ पर काम धंधा करेंगे। दुकानदार लोग चल जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे? काम धंधा करेंगे। और इसके साथ साथ अध्यापक, डॉक्टर लोग चल जाएंगे, है ना, बीमारी के इलाज करने के लिए। टीचर लोग पढ़ाने के लिए चल जाएंगे। अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले लोग चल जाएंगे। तो ये सब वहाँ पर सघन बस जाता है क्षेत्र, है ना, जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर उद्योग और जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होती है। बस आपको यहाँ पर इतना लिख देना, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी आप नहीं भी लिखोगे तो आप पे चल जाएगा ना। अब आपका क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पेपर में आया है। पेपर में आपको जो क्वेश्चन आया देखिए, है ना, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको खनन समझाया था। आप चैनल पर जाइए, भारती शेर आर्ट्स चैनल पर आप जाइए, भारती शेर 11th आर्ट्स, है ना, इसी चैनल पर आप क्लिक कीजिए। जो मैंने कल समझाया था उसमें मैंने आपको खनन समझा दिया था, लेकिन आज के एक नया जो पेपर IMP निकले है ना, तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ। आपको जो क्वेश्चन आया है, आपको क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। खनन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पेपर में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल फुल गारंटी है, ठीक है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। देखिए बच्चों, आपको इतना तैयार करने के बाद आपको अपनी तैयारी भी करना है, ठीक है। इन्हीं के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, पूरे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है।
पूरे बताऊंगा तो फिर उसका एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा अलग से। वो वीडियो मैं आपको शाम रात तक ला के दूंगा। अभी आप अपनी तैयारी भी कीजिए इसको, लेकिन पहले इनको पढ़िए, फिर बाद में किसी और को पढ़ना। अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए खनन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो खनन की लाभप्रदता को दो बातें निर्भर करती है। पहला भौतिक कारक, पहला क्या है आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक खनन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला भौतिक कारक, भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। भैया जो खनन होते हैं, खनन का मतलब होता है बच्चों जमीन में खुदाई करके सोना निकालना, लोहा निकालना, तांबा निकालना, कॉपर निकालना, इनको हम बोलेंगे खनन। तो अगर कोई जमीन ऐसी है जहाँ की जमीन का आकार हो गया, श्रेणी हो गई, उपस्थिति और जो सब होती है इसको प्रभावित करती है। दूसरा आर्थिक कारण, जिस खनिज की मांग है, सोना की बहुत मांग है, तो कहीं पर अगर पता चल जाए कि सोना निकल रहा है करके, तो इंसान पूरी फैक्ट्री डाल के सोना निकाल लेंगे, है ना। विद्यमान तकनीक, ज्ञान, उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास, है ना, ये सब क्या होते हैं खनन को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं, एक प्रकार से आपके कारक होते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, है ना। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा स्मार्ट सिटी मिशन को समझाइए। स्मार्ट सिटी मिशन को समझाइए। सरकार नरेंद्र मोदी भी क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि भैया हमको स्मार्ट सिटी बनाना है, गुजरात को स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, स्मार्ट सिटी किसे कहा जाता है, मैं आपको पेपर में क्वेश्चन आया है स्मार्ट सिटी क्या होती है, स्मार्ट सिटी मिशन आपका क्या है, तो आप समझ लीजिए, देखना आप समझ लीजिए ना। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शहर बने, हर गांव क्या बन जाए, शहर बन जाए, शहरों को बढ़ावा देना। जो आधारभूत सुविधा, साफ एवं सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करता है। ऐसे शहर बनाना जो साफ सुथरे हो, सुविधाजनक हो, पर्यावरण भी हो, वहाँ पर पेड़ पौधे भी मिल जाए और नागरिकों को जीवन बेहतर रहे। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधा और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधान को लागू करना है, ठीक है, जिससे क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग हो और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके नागरिकों के लिए। इस योजना में सतत एवं समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का एक उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम कर सके। तो इस प्रकार हम क्या बनाएं, स्मार्ट सिटी बनाएं, जो कि जिसको देख करके अन्य शहर भी अपने आप को उसी तरह की सुविधा देने का प्रयास करें, है ना। जहाँ पर हर चीज़ की सुविधा हो, सब चीज़ सस्ते में मिल जाए, उसको हम बोलेंगे स्मार्ट सिटी। तो उसको हम बोलेंगे स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन है आप बस्ती को कैसे परिभाषित करेंगे। बस्ती किसे कहते हैं, आप बस्ती को कैसे परिभाषित करोगे, आप किसी भी बस्ती को कैसे प्रभावित करोगे। बस्ती किसको बोलेंगे, देखो बस्ती एक ऐसा स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो, मतलब मोहल्ला, बस्ती मतलब कोई मोहल्ला ना, उसे बस्ती अथवा अधिवास कहते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। एक ऐसा स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसको हम बस्ती बोलेंगे, जहाँ पर लोग बाग बस रहे उसको हम बोलेंगे बस्ती। अधिवास कहते हैं। बस्तियों में होने वाले मानवीय और आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इन्हें बस्ती दो प्रकार की होती है, पहली होती है ग्रामीण बस्ती और दूसरी होती है नगरीय बस्ती। इतना सा लिखना है, आपको पेपर में मिल जाएंगे नंबर। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका क्या आप देख सकते हो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है मोस्ट आईएमपी, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है मानव विकास को परिभाषित करो, कि मानव विकास क्या होता है, मानव के विकास को परिभाषित करो। मानव का विकास हम किसे कहेंगे, मानव विकास की परिभाषा समझिए। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सभी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप को सम्मिलित करते हुए लोगों के विस्तार और उनकी शिक्षा। देखो मानव का विकास हम कब बोलेंगे कि किसी देश के मानव, भारत देश के मानव का विकास हुआ है, अमेरिका के मानव विकास और ज़्यादा हो गया है। भाई जो गरीब देश है जैसे पाकिस्तान हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के नेपाल हो गया, यहाँ के मानव का विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो मानव विकास हम किसको बोलेंगे, मानव विकास का मतलब होता है स्वस्थ। अगर किसी देश के सभी नागरिक स्वस्थ है तो वहाँ पर मानव विकास हो गया। भौतिक पर्यावरण से लेकर, वहाँ का पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए,
चाहिए। आर्थिक मतलब कि हर इंसान के पास आर्थिक स्थिति अच्छी होना चाहिए। सामाजिक, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब हर इंसान कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया राजनीति कोई देश दूसरे देश का गुलाम बन गया है तो वहाँ पर मानव विकास हो नहीं सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए एवं सभी प्रकार के मानव को समृद्ध करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार होना चाहिए कि इंसान जो चाहे वो खरीद सके, है ना। उनकी शिक्षा, उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं है और उनके जो सशक्तिकरण के जो अवसर है उसमें वृद्धि की जाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ किसी देश में होती है तो वहाँ का मानव विकास हो जाएगा, ठीक है। उनको स्वास्थ्य अच्छा दो, अगर किसी देश में शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, वहाँ के लोग सशक्तिकरण है तो, है ना, तो मानव विकास हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि लोगों के विकल्पों को बढ़ाना और जन कल्याण करना, शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य की सेवा प्रदान करना, सशक्तिकरण करना, देश में सेना का स्ट्रांग होना, लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव का विकास है। अमेरिका में हर इंसान के पास कार मिलेगी और भारत देश में वो नहीं मिलेगी, मतलब कि अमेरिका का मानव विकास अच्छा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड को समझाइए। एक बार चेक कर लेते ये क्वेश्चन है कि नहीं। आयु लिंग पिरामिड को समझाइए, है ना। हाँ, आयु लिंग पिरामिड वाला क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है इसको समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और कक्षा 12वीं की आर्ट्स पढ़ने के लिए और कक्षा 11वीं की भी आर्ट्स पढ़ने के लिए, मेन क्लास 12वीं की आर्ट्स पढ़ने के लिए और डेली लाइफ क्लास लगाने के लिए एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, अगर आप लोग को तिमाही की तैयारी, 6 माह की तैयारी, वार्षिक परीक्षा की तैयारी, आपको जो कोई भी तैयारी करना है, पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। भारती सर 11th आर्ट्स, भारती सर आर्ट्स के चैनल पर आपको क्लास 12 की आर्ट्स, क्लास 11 की आर्ट्स, पूरी आर्ट्स आप लोग को पढ़ाई जाएगी मध्य प्रदेश राज्य के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। मतलब कि हमने चैनल खोले हैं, इस चैनल पर आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल को, आपको वीडियो को लाइक करना है और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा दबा दो, प्रेस कर दो, ताकि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो सके। अब आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, देखिए। आयु लिंग, आयु का मतलब होता है उम्र और लिंग का मतलब होता है कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लड़का है, लड़की है, और उसका हम बना देंगे पिरामिड। पिरामिड मतलब पर्वत टाइप की आपकी संरचना बनती है, ठीक है। जनसंख्या की हर देश में कितने उम्र के लोग लड़का है या लड़की है उसको बताने के लिए एक पिरामिड मतलब कि एक ग्राफ टाइप का चित्र बनता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु के वर्गों में, विभिन्न आयु के वर्गों में, क्या बोला मैंने, विभिन्न आयु मतलब विभिन्न उम्र के वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। कौन से लिंग से, स्त्री और पुरुषों की संख्या से है, ठीक है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए करते हैं। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। ये हो गया आपका आयु लिंग पिरामिड, है ना। आपकी जो बुक है ना, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आयु लिंग पिरामिड वाला, है ना। मानव भूगोल का उसमें एक पिरामिड का चित्र भी है जो यहाँ पर बना हुआ है, मैं उसको फोटो खींचना भूल गया हूँ, है ना। तो आप उसको बना लेना, आप उसको, है ना, ठीक है। ये आयु लिंग पिरामिड आपकी जैसे, और बुक नहीं होगी तो इतने लिख दो, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया बच्चों आपका, ग्रामीण बस्ती से क्या आशा है।
ग्रामीण बस्ती किसे कहा जाता है? ग्रामीण बस्ती मतलब गांव की बस्ती से क्या आशा है? ग्रामीण बस्ती किसे कहा जाता है? तो आप समझेंगे ग्रामीण बस्ती किसे कहेंगे ना। ग्रामीण बस्ती स्थायी बसे हुए भवनों का वह स्वरूप होता है जिनमें रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करके जीवन यापन करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? जहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, जानवरों को पालते हैं, लकड़ी काटते हैं, मछली पकड़ते हैं और खनन वाले काम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। तो जहाँ के लोग भैया खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसको हम ग्रामीण बस्ती बोलेंगे, मतलब गांव की बस्ती। गांव की बस्ती किसको बोलेंगे? स्थायी बसे हुए भवन, मतलब कि वहाँ पर लोगों ने अपने घर बना करके रहना शुरू कर दिए है। भवनों का ऐसा स्वरूप होता है जिनमें रहने वाले लोग प्राथमिक क्रिया करके अपना जीवन यापन करते हैं। वो लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, वन काटते, जंगल में रहते हैं, मछली पकड़ते, खनन करते हैं, है ना। और ग्रामीण बस्ती कौन कौन सी विशेषताएं होती है आप देख सकते हो। ग्रामीण बस्तियों की निम्न विशेषताएं होती है। पहला, ग्रामीण बस्तियों का आकार छोटा होता है। गांव की बस्ती कैसी होती है? छोटी होती है और वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है, और गांव की बस्ती बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरा, ग्रामीण बस्तियां अनियोजित बसाव को प्रदर्शित करती है, मतलब गांव में लोग बाग कहीं कम लोग रहते, कहीं पर ज़्यादा लोग रहते। अगला, इन बस्तियों के लोगों का प्रमुख कार्य का जो गांव के लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, जानवरों को पालते हैं, ये सब इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हो। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आएगा बिल्कुल पेपर में। चलवासी पशुचारण किसे कहा जाता है? ये मानव भूगोल का आपका शायद चैप्टर, हाँ प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर है आपका, ठीक है ना। चलवासी पशुचारण किसे कहा जाता है? चलवासी पशुचारण को समझाइए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण को समझाइए। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है? वहाँ पर जानवरों, पशुचारण का मतलब होता है पशु को चराना, जानवरों को चलाना, मतलब कि वहाँ पर 6 महीने के लिए आदमी लोग एक स्थान पर जानवर को पालते हैं, फिर जब वहाँ की पूरी घास खत्म हो जाती है तो वहाँ के चरवाहे लोग दूसरे स्थान पर चल जाते हैं और वहाँ पर जा कर के वो पशु को चराते हैं। फिर वहाँ की घास खत्म हो जाएगी, फिर वापस से आएंगे, तो वो चलते हुए, कोई एक स्थान पर वो नहीं रहते बल्कि चलते रहते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक का मतलब होता है पशुओं को चराने वाले, अपने भोजन के लिए, अपना भोजन, अपने कपड़े, शरण, औजार एवं यातायात के लिए जानवर पर ही निर्भर रहते थे। पुराने समय की बात है ना। चलवासी पशुचारण में इंसान खाना भी किसको खा, जिन जानवरों को पाल रहे हैं उन्हीं को खा गए, उन्हीं की खाल से कपड़े बना के पहन लिए, उन्हीं की शरण, उन्हीं के नाखून से क्या बना लिए? औजार बना लिए। और यातायात के लिए मतलब कि सब के लिए उन्हें बैठ के यात्रा भी कर लिए, अपने जानवर पर ही निर्भर रहते थे। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने एक निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे कि भाई इतने एरिया में ये आदमी पशु चराएगा। देखिए इस टाइप से जो हो गया चलवासी पशुचारण, ये कितनी सारी भेड़ है इसके पास है ना, उसको लेकर के चला रहे हैं दो के दो लोग, है ना। गर्मी के समय में ये लोग अब पर्वतों पर ले जा लेंगे चलवासी लोग और वहाँ पर भेड़ चराएंगे, फिर ठंड के समय फिर वापस अपनी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर आकर के भेड़ को वो चराते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे लोग यहाँ पर कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अफ्रीका में गाय बैल पाले जाते हैं, जबकि सहारा और ये मरुस्थल में क्या पाले जाते हैं? यहाँ पर आपके भेड़, बकरी वगैरह, ऊँट वगैरह आपके पाले जाते हैं। अब आप देख सकते हो चलवासी पशुचारण वाले में ना, और जो तिब्बत होते हैं ना, तिब्बत और जो एंडीज की जो पर्वत श्रृंखला होती है वहाँ पर याक एक बहुत बड़ा जानवर होता है, बहुत खतरनाक गेंडा किस्म का जानवर होता है। कौन? याक होता है। और लामा जो होते हैं वो आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर पाले जाते हैं चलवासी पशुचारण के तहत। इन्हीं को चराएंगे, इन्हीं में बैठेंगे, इन्हीं को खाएंगे, इन्हीं के साथ सब कुछ करेंगे, है ना। देखिए चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप हुआ, मंगोलिया हुआ और मध्य चीन तक फैला हुआ है, चाइना तक फैला हुआ है ना। दूसरा क्षेत्र यूरोप और एशिया के टुंड्रा में है और तीसरा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में आपका यह क्षेत्र है।
अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो चलवासी जो चलवासी वाले जो चलवासी पशुचारण वाले जो लोग होते हैं, ये चलते ही रहते हैं, रुकते रहते कहीं पर नहीं है ना। नए चारागाह की खोज में पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरी तय कर लेते हैं। गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर चल जाते हैं। गर्मी के समय कहाँ चल जाएंगे, मैदान से ये पर्वत में रहने चल जाएंगे गर्मी में, और ठंड के समय पर्वत से फिर वापस मैदान में आ जाएंगे, है ना। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं हम, गर्मी के समय में चलवासी लोग मैदानी भाग से पर्वत में चले जाएंगे और फिर ठंड के समय में फिर पर्वत से कहाँ जाएंगे, मैदान में जाएंगे। इसको हम बोलेंगे ऋतु प्रवास। मतलब कि ऋतु बदलने पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों के समूह, जैसे कि होते ना, पवार हो गया, साहू हो गया, ये सब लोग होते ना, तो वैसे ही गुज्जर लोग, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोग के समूह गर्मी के समय में मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्र में चल जाते हैं और ठंड के समय में कहाँ जाएंगे, पर्वत से फिर मैदानी क्षेत्र में जाते हैं। इस प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारक का पशुओं के साथ प्रवास होता रहता है। लेकिन अब चलवासी पशुचारक की जो संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती रहती है। चलिए, हो गया आपका चलवासी पशुचारण। अब अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, बाजारी सब्जी कृषि, आप देख सकते हो बाजारी जो सब्जी कृषि होती है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है ना। जो बाजार लगते हैं वो नगर में ही क्यों लगते हैं, तो देखिए, बाजारी सब्जी कृषि जिसमें सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फल और पुष्प उगाए जाते हैं। उनकी मांग और खपत शहरों में ज़्यादा होती है। सब्जी की मांग कहाँ होती है, शहरों में होती है। फल भी कहाँ, फूल वगैरह भी गाँव के लोग नहीं खरीदते, शहर के लोग खरीदते हैं ना। नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इसके साथ ही इस कृषि में गहन श्रम और अधिक पूंजी भी लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, जिसकी भरपाई नगर में रहने वाले, ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग, उच्च आय वाले लोग ही कर पाते हैं। अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। ये जो कृषि होती है कहाँ की जाती है, नगरीय क्षेत्रों के समीप, मतलब नगर के पास में ही की जाती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अंकीय विभाजन से आप क्या समझते हो। आपका क्वेश्चन क्या है, अंकीय विभाजन से आप क्या समझते हो। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं, तो अंकीय विभाजन देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना का मतलब होता है टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचना आपको मिलती है, सॉरी, है ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित जो विकास से मिलने वाले जो अवसर होते हैं ना, उनका वितरण पूरे ग्लोब, मतलब पूरी धरती पर असमान रूप से। कहीं कहीं पर ज़्यादा ही सूचनाएं और प्रौद्योगिकी बटी हुई है और कहीं कहीं पर सूचना और प्रौद्योगिकी कैसी है, कम है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। जो देश होते हैं कहीं कहीं पर भैया ज़्यादा, कहीं कहीं पर ज़्यादा राजनीतिक, आर्थिक और भिन्नता पाई जाती है ना। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं ना। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध कर सकता है। पहले भारत देश में सूचना प्रौद्योगिकी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही जियो आया, मुकेश अंबानी आया, तो हर इंसान के पास मोबाइल आ गया है। अब दुनिया में कोई भी घटना घट रही है अपने को मोबाइल से मिल जा रही है, हाँ। तो निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से, कितनी जल्दी से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा पाता है। विकसित देश जो होते हैं समान रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए। जितने विकसित देश है, अमेरिका हो गए, लंदन हो गए, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहते हैं, है ना। विकसित देश अपने नागरिक को जल्दी से जल्दी सूचना उपलब्ध करा देते हैं, और जो विकासशील देश है वो बेचारे क्या हो गए, पिछड़ गए हैं। इसी प्रकार के विभाजन को अंकीय विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंकीय विभाजन कहते हैं। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरण, भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में ये अवश्य भावी है कि महानगरीय केंद्र निश्चित क्षेत्रों में ग्रामीण की तुलना में अंकीय विभाजन के साथ बेहतर संबंध पहुंचाई जाती है। उसको आप बात कर लीजिए। उन आंखों का हंसना भी क्या, कोल खोज किसे कहा जाता है बच्चों,
कोल खौज आपका क्वेश्चन आया है, मैंने बुक में ढूंढा था। मैंने जब मैं बुक पढ़ा रहा था ना आप लोग को, तब मैंने अंडरलाइन करवाया था बच्चों लोग को कि बच्चों को कोल खौज में अंडरलाइन कर लो। तो बच्चा उनने कोल खौज में अंडरलाइन कर ला है तो उनको बन जाए, है ना। कोल खौज किसको कहते हैं ना, कोल खौज किसको कहते हैं ना, कोल खौज किसे कहते हैं। कृषि का कोल खौज वाला जो प्रसार है ना, कृषि का है ये काम कहाँ शुरू हुआ, कृषि का है प्रकार कौन सा प्रकार, कोल खौज वाला प्रकार सोवियत संघ रूस में प्रारंभ हुआ, जहाँ कृषि की दशा सुधारने के लिए एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ताकि रूस में जो रूस है वहाँ पर कृषि की दशा सुधर जाए और उत्पादन में वृद्धि हो जाए एवं रूस आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। कि अपने भारत देश में क्या होता है, हर इंसान का अलग अलग खेत रहता है, लेकिन रूस में ऐसा नहीं होता। रूस में पूरा का पूरा जो खेत रहेगा वो सरकार के नाम पे रहेगा और पूरे लोग वहां पर सरकार के खेत में काम करेंगे, ऐसा रहता है ना। सामूहिक रूप इसी को बोलेंगे हम, सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई। इस प्रकार की जो सामूहिक कृषि होती है ना, इसी सामूहिक कृषि को कोल खौज का नाम दिया गया। रूस में जो सामूहिक सब लोग मिलजुल के जो खेतीबाड़ी करते हैं उसी को क्या नाम दिया गया, कोल खौज नाम दिया गया। आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मानव का प्रकृतिकरण समझाइए। मानव का प्रकृतिकरण, मानव के प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है कि जब आदमी प्रकृति में पूरी तरीके से ढल जाता है तो उसको बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। कोई आदमी है ना, आदि मानव की बात कर रहे हैं हम। अगर आदमी पूरी तरीके से प्रकृति में ढल जाए, है ना, जंगल में जाकर रहने लग जाए, जानवर को खाने लग जाए, वहीं के पानी पिए, वहीं पर रहे, है ना, तो उसको हम बोलेंगे मानव पूरी तरीके से प्रकृति में घुस गया, समा गया। मतलब मानव का क्या हो गया, प्रकृतिकरण हो गया। देखिए, मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य उस अवस्था से जब मानव अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, प्रकृति पर डिपेंड रहता था, है ना। आदि मानव की बात है। और मानव अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। प्रकृति का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव क्रियाकलापों पर पड़ता है। आदिम अवस्था मतलब आदि मानव के टाइम पे जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। इस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी। इस अवस्था के दौरान मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था। प्रकृति के साथ वो दास रूप में कार्य करता था एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल मानकर इसकी पूजा और सत्कार करता था। सूर्य भगवान की पूजा, गंगा मैया की पूजा, नदी की पूजा, है ना। तो ये प्रकृति क्या है, एक प्रकार की बहुत शक्तिशाली है। विश्व में आज भी ऐसे समाज है जो प्रकृति के साथ पूरी तरह सामंजस्य बनाए हुए हैं। आदिवासी लोग, है ना, भील कबीलों में रहने वाले लोग, और उनकी पूजा करते हैं। इसी को हम बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण कहेंगे। इस डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो। अतः हम कह सकते हैं कि मानव की प्रकृतिकरण की अवस्था में मनुष्य प्रकृति पर्यावरण से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उस समय तकनीकी ज्ञान कम था और मानव समाज, ये बाबा आदम के ज़माने में मानव का प्रकृतिकरण हुआ करता था। आदमी जंगल में रहता था, प्रकृति के बीच रहता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल उल्टा होता है। आजकल प्रकृति का मानवीकरण होता है। पहले होता था मानव का प्रकृतिकरण, मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, है ना, ठीक है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने आदि मानव समाज को प्रबल शक्तियों के यहाँ पर ये फलाना फक्का ढिमकाना सुन ये होगा तुम्हारा। अब आपको क्वेश्चन है अमूलवाद किसे कहा जाता है, अमूलवाद किसे कहा जाता है ना। ये भी आपके बुक के अंदर से मैं निकाला हूँ, है ना, बुक के अंदर से निकाला हूँ। अमूलवाद किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपके पूरे बुक के अंदर से बने, अभ्यास के क्वेश्चन कम आए हैं, है ना। और जब मैंने पूरी बुक पढ़ा तो कई सारे गंवार लोग मतलब बोलते थे कि मतलब बुक क्यों पढ़ा रहे करके ना, लेकिन बुक के अंदर के आता है, बता रहा हूँ मैं, ना, मुझे सब पता रहता है, अब मैं अंतर्यामी हूँ। देखो अमूलवाद, है ना, अमूलवादी या रेडिकल किसे कहा जाता है। अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्या के संबंध में पूंजीवाद के विकास से था। इसको तुम याद कर लो जैसा तुमको बने, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करो। जन्म दर किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहा जाता है, जन्म दर किसको बोलेंगे, जन्म दर। जन्म दर का मतलब होता है कि एक साल में 1000 लोग मिल करके कितने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे जन्म दर, ठीक है। देखो ये लिखा है, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा 1000 स्त्री
है ना, एक वर्ष में कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, मरे वाले बच्चे नहीं, 1000 स्त्री मिल करके 1000 स्त्री कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, उसको हम बोलेंगे जन्म दर। अशोधित जन्म दर CBR, क्राउड बर्थ रेट, है ना, को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा प्रति 1000 स्त्री कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, उसको हम बोलेंगे जन्म दर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, पेपर में आएगा अशोधित जन्म दर, है ना। देखिए किसको बोलेंगे, किसी विशेष क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 1000 स्त्रियां कुल कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, उसको जन्म दर कहते हैं। जो फार्मूला याद कर लेने बेटा, जो पेपर में आए, समझ रहे हो ना। हाँ अरे भैया जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। किससे प्यार करेंगे, कोई मिला ही नहीं है अभी तक। चलो भैया अगला देख सकते हो आप लोग, है ना। अगला है आपका मृत्यु दर। अगला है आपका मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु दर का मतलब होता है मरना, मरना। मृत्यु दर मतलब मरना। देखिए मृत्यु दर किसको बोलेंगे, क्वेश्चन लिखिए, मृत्यु दर किसे कहते हैं ना। अशोधित मृत्यु, यहां से आगा इसका आंसर। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में, किसी वर्ष में, किसी क्षेत्र में मतलब किसी एक क्षेत्र में, किसी एक देश में, किसी वर्ष मतलब किसी एक साल में 1000 लोगों में से, प्रति 1000 जनसंख्या में से कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग भगवान के पास पहुंच जाते हैं, को हम बोलेंगे अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर किसको बोलेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में किसी एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों में से कितने लोग मर जाते हैं, उसको हम बोलेंगे मृत्यु दर। ठीक है, ठीक है। किसी एक क्षेत्र में कि कुल जनसंख्या में से प्रति 1000 लोगों में से मृतकों की संख्या, कितने लोग मर जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अशोधित मृत्यु दर कहेंगे। याद कर लीजिए। हाँ अब भारत में क्या हो रहा है बच्चों, आप देख सकते हो भारत में क्या हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के कारण बताइए। अब लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब लड़की और पुल्लिंग मतलब अपनो लड़का। अपनो कौन, लड़का, अपनो लौंडा, अपनो लड़का, है ना, लड़का। और तो लड़का और लड़की में बहुत अंतर हो जा रहा है। लड़के हुन बढ़त जा रहा है, खंडी भर के होगा 15 लड़का हुन, और लड़की हुन घटते जा रही। तो कारण क्या है, ये लिंग अनुपात अलग अलग क्यों, जबकि लड़का और लड़की बराबर होना चाहिए ना। अब लड़का ज़्यादा हो जा रहा है और लड़की कम हो जा रही है, तो दिक्कत हो रही है ना, फिर शादी करने में दिक्कत हो रही है अपन को। लड़की कम हो जा रही, लड़का ज़्यादा हो जा रहा, तो है ना कि नहीं। तो भारत में केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में लिंग अनुपात घट रहा है। पहला कारण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। कई सारे नालायक, गवार, मूर्ख लोग क्या करते हैं, उनको जैसे पता चलता है कि भैया कि इनके पेट में लड़की है करके, तो वो उसको बचपन में ही मार डालते हैं, जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। कन्या की भ्रूण में ही मतलब पेट में ही हत्या कर दी जाती है ना। अरे भैया, एक तो तुम दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो और भाई पर तुम मतलब कि लड़कियों को, बेचारे जो बच्ची होती है इनको तुम हत्या कर रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख नालायक कोई नहीं है। फिर दूसरा, परिवार में पुरुष प्रधानता। भारतीय हिंदू परिवार में अधिकतर पुरुष प्रधान है ना, स्त्रियों को गौण स्थान रह जाता है। हिंदू परिवार क्यों लिखा है, एक गाइड देखो, बुक वाले ने गलत छापा। जितना हिंदू में नहीं होता उतना तो मुसलमान में होता है। मुसलमान में तो बुर्गा पहनो, तो मुर्गा पहनो, तो जे पहनो, फलाना फक्का ढिमकाना जमाने भर का, है ना कि नहीं। हिंदू यहाँ पर काटो उसको ना। तो जो भारतीय परिवार होते हैं वहाँ पर पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, स्त्रियों का स्थान मतलब गौण रह जाता है। आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब प्रकृति का मानवीकरण किसको बोलेंगे। पहले बाबा आदम के जमाने में, आदि मानव के समय का होता रहो भैया, आदमी ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, तो उसको हमने क्या बोल दिए,
मानव का प्रकृतिकरण। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आदमी खुद को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल रहा, बल्कि जो प्रकृति है जंगल को काट कूट के घर गिर बना बुनू के रोड बना के सब कच्छु बना करके प्रकृति को, जंगल को आदमी का कर रहा है, अपने अनुसार बना ले रहा है। प्रकृति को वो मानव के रहने के लिए बना ले रहा है, जंगल काट कूट के। तो आजकल उल्टा हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो जा रहा है, मतलब प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल ले रहा है। तो प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है समझाइए। प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य है कि मानव क्रियाओं की छाप प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। जैसे कि देखो, पर्वत काट के समतल क्षेत्र बना दिए, मैदान में स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए, विशाल का नगर बना दिए, चारागाह बना दिए, उद्यान बना दिए। ये सभी कार्य मानव द्वारा किए गए। प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मनुष्य उसका लाभ उठाता है। इस प्रकार प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो जाती है और मानवकृत हो जाती है, और मानव सभ्यता के कार्यों की छाप उस पर पड़ जाती है। तकनीकी ज्ञान मनुष्य पर प्रकृति की पकड़ को कमजोर करता है ना। प्रारंभ का तो ये हो गया तुम्हारा फलाना फक्कड़ ढिमकाना, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लो, तुम लोग पढ़ लेना खुद, मेरा मुंह दुखने लगो बोल बोल के। अब लिंग अनुपात किसे कहा जाता है? लिंग अनुपात बोलो, लिंग संघटक बोलो, बात एक ही है। लिंग अनुपात किसे कहा जाता है? देखिए, लिंग अनुपात का मतलब जो होता है, लिंग अनुपात का मतलब जो होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्री है, या प्रति 1000 स्त्री पर कितने पुरुष है, उसको हम बोलेंगे लिंग अनुपात। स्त्री और पुरुषों, दो लिंग होते, एक होता है स्त्री और एक पुरुष, की संख्या किसी देश के महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। ये देखो, ये है ना, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या के बीच में जो अनुपात होता है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब प्रति 1000 स्त्री पर कितने पुरुष है उसको हम बोलेंगे लिंग अनुपात, ठीक है। यहाँ पर जे लिखा है, देखिए, प्रति 1000 स्त्री पर कितने पुरुष है, पुरुषों की संख्या, उसको हम बोलेंगे लिंग अनुपात, ठीक है। अब भारत में हम क्या बोलते हैं? भारत में इसका उल्टा बोलते हैं, भारत में पुरुष ज़्यादा स्त्री कम है। तो प्रति 1000 पुरुषों में कितनी स्त्री है, प्रति 1000 पुरुषों में कितनी स्त्री है, उसको हम बोलेंगे लिंग अनुपात कहेंगे। बच्चा क्या कहेंगे? लिंग अनुपात कहेंगे, ठीक है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति को सूचना देते हैं। और बाकी तुम जो पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत ऐसो ऐसो ये को पढ़ लेने। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, अब इसको तुम लोग खुद याद करोगे। मानव भूगोल की परिभाषा, मेरा मुंह दुखने लगा है। मानव भूगोल कुछ नहीं है, पृथ्वी और मानव के बीच के संबंध का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। इसको तुम खुद याद करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 12वीं क्लास में हो, पढ़ाई में से पढ़ना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, घंटा अच्छा टनटना के दबा दो कि दर्द होने लग जाए।